हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सॉल्यूशन क्लासेस। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैंकिंग, जिसकी हमारी क्लास 1 है। तो ये 6 मार्क्स का टॉपिक है आपका। ठीक है, टोटल 6 नंबर का ये टॉपिक आता है। इसको कवर करते हैं। इसमें से मैं आपको कुछ टॉपिक बता दूंगी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और वो 100% उनके चांसेस हैं आने की। स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग, इसमें हम दो तरीके के बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो दोनों के बीच में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं गाइस। कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जहाँ पर हम जनरली डील करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ मैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड आईसीआईसीआई। ठीक है, ये सब कॉमर्शियल बैंक होते हैं, मतलब जहाँ पर आप जाकर अपना मनी डिपॉजिट करवाते हैं या जहाँ से आप लोन लेते हैं, वो सब क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास हम डायरेक्टली जाकर हम सेंट्रल बैंक के पास पैसा नहीं ले सकते हैं कि लाओ हमें पैसे दे दो, हमें लोन चाहिए, नहीं। सेंट्रल बैंक डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करता। इनडायरेक्टली येस, सेंट्रल बैंक करता है, बट डायरेक्टली नहीं करता। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। कॉमर्शियल बैंक के दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। कॉमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है एंड लोन एडवांस करता है, लेकिन इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट। तो इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन फॉर प्रॉफिट। फॉलोइंग फंक्शन, कमर्शियल बैंक जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और लोन, जैसे जो हम पैसे जमा करते हैं, तो दैट मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। और जब भी हमें कभी किसी चीज़ के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है, मेनली जो मैं आगे बताऊंगी कि किन चीज़ों के लिए लोन लिया जाता है, तो वो कॉमर्शियल बैंक हमें लोन देता है। तो ये याद रखिए, कॉमर्शियल बैंक हमें लोन देता है। ठीक है। प्रॉफिट, हम कॉमर्शियल बैंक के टर्म में प्रॉफिट को स्प्रेड भी बोलते हैं। कैसे कमाता है कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट? जो हमें लोन दिया है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक ने चार्ज किया है, प्रॉफिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक फॉर लोन दे ऑफर्ड। सपोज करो उन्होंने हमें 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया है, ठीक है, और उन्होंने हमारे जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हैं वो करे हैं, फिक्स डिपॉजिट की यहाँ पे बात हो रही है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो जो हमारा स्प्रेड हो गया वो कितना हो गया, 1। कॉमर्शियल बैंक का जो स्प्रेड हो गया वो हो गया 1। तो यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस। कॉमर्शियल बैंक के दो काम है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। ठीक है, और कॉमर्शियल बैंक ये सारे काम किस चीज़ के लिए करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। और प्रॉफिट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेड के इंटरेस्ट। और भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे कहीं इन्वेस्ट कर देता है पैसे, उससे कॉमर्शियल बैंक को इनकम जनरेट होती है। तो और भी बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत मिसलिनियस फंक्शन कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है, जैसे कि वो एजेंसी फंक्शन भी हमारे लिए एक तरीके से एजेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है, हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शन, जैसे आपको फॉर एग्जांपल मंथली आपका प्रीमियम कहीं जाना होता है तो वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। आपको लॉकर फैसिलिटी देता है, ये सब मिसलिनियस फंक्शन है। बट ये जो इसके कॉमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। और इसके अलावा अगर आप बताना चाहते हैं कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन, तो प्राइमरी के बाद मिसलिनियस या फिर सेकेंडरी के नाम से जो भी आपको पता हो कि ये बैंक्स के ये काम है, वो सब लिखाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिपॉजिट्स यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। पहला जो फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो ये डिपॉजिट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कि हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और कभी भी हम उसको जमा करवा सकते हैं। लेकिन टाइम डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होते हैं जिनको हम कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे हमारा मन करा कि अरे चलो हम जाते हैं हमारे बैंक में, फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा है तो हम उसको निकाल लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो डिमांड डिपॉजिट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट विच आर रीपेबल बाय बैंक ऑन डिमांड। मतलब कहने का क्या है कि जब भी मांगा जाएगा, रीपेबल बाय बैंक ऑन डिमांड, जब भी डिमांड की जाएगी तभी इस अमाउंट को हम वापस ले सकते हैं। लेकिन जो टाइम डिपॉजिट होते हैं यानी कि फ़िक्स डिपॉजिट होते हैं, वो होते हैं एक फ़िक्स पीरियड के लिए। ठीक है, वो लॉक्ड हो जाता है हमारा पैसा, हम उससे उससे पहले ना उसके बाद में निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। डिमांड डिपॉजिट को हम चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं।
चेकेबल डिपॉजिट का यहाँ पर सेम मतलब है कि हम जाकर मनी कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और टाइम डिपॉजिट को हम नॉन चेकेबल डिपॉजिट बोलते हैं। टाइम डिपॉजिट को हम नॉन चेकेबल डिपॉजिट बोलते हैं क्योंकि हम कभी भी जाके पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट डू नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट। सेविंग अकाउंट पे तो थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन करंट अकाउंट पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है। जनरली जो डिमांड डिपॉजिट पे है इंटरेस्ट नहीं मिलता और फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है गाइस। आगे, द डिपॉजिटर कैन मेक एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ मनी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हम कितनी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दैट मीन्स एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, पैसा जमा करो निकालो, पैसा जमा करो निकालो, पैसा जमा करो निकालो, एंड सो ऑन। लेकिन टाइम डिपॉजिट में सिर्फ हम 2 ही ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर 2 के अलावा ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते हैं तो हमें होता है नुकसान। तो कौन सी 2 ट्रांजेक्शन है? ट्रांजेक्शन पहली है कि हम इसमें सबसे पहले पैसा जमा करते हैं और जैसे ही हमारा टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है हम उसमें से पैसा निकाल लेते हैं। बीच में अगर एफडी तोड़वाना चाहो तो आपको थोड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। जनरली लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो हमारा ये पहला कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन हमें समझ आ गया। दूसरा फंक्शन है, कॉमर्शियल बैंक हमें लोन देती है, एडवांसिंग लोन। तो किस किस पर्पज़ के लिए देती है? सबसे पहले प्रोडक्शन पर्पस, जैसे फार्मर्स को लोन दे दिया क्रॉप्स वगैरह उगाने के लिए, ठीक है, ये हो गया प्रोडक्शन पर्पस। मशीनरी लगाने के लिए दे दिया, मशीनरी से ये जो क्रॉप्स हैं ये प्रोसेस होके एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है। और कंजम्पशन पर्पस के लिए हमें लोन देता है। कंजम्पशन जैसे कि हमें कार लेनी है अपने यूज़ के लिए, फॉर सेल्फ यूज़, घर लेना है फॉर सेल्फ यूज़, तो ये हो गया कंजम्पशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट पर्पस, यहाँ पे हम ये घर वाले एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पस मतलब बैंक ने हमें लोन दिया क्योंकि हमें बिजनेस करना है कि हम पैसा लगाएंगे प्रॉपर्टी पे फिर उसको बेच देंगे। तो इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कहीं पे पैसा लगा दिया ताकि वहाँ से आपको अर्निंग हो सके। तो जो बैंक है वो हमें 3 पर्पस के लिए लोन देती है, एक तो प्रोडक्शन पर्पस, कंजम्पशन पर्पस और इन्वेस्टमेंट पर्पस। नेक्स्ट आता है सेंट्रल बैंक क्या होती है। अभी हमने कॉमर्शियल बैंक पढ़ लिया, ठीक है। एक बात मैंने आपको बताई, जो कॉमर्शियल बैंक होता है वो जनरल पब्लिक के साथ डील करता है एंड सेंट्रल बैंक जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करता है, ठीक है। वो या तो कॉमर्शियल बैंक के साथ डील करता है या फिर गवर्नमेंट के साथ डील करता है या फिर फाइनेंशियल अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट और इंटरनेशनल एजेंसीज, ठीक है। ये तो एक एक्स्ट्रा बताया, कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हैं। इट इज़ एन एपेक्स बैंक ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो हमारी कंट्री का ये एपेक्स बैंक है, मतलब एक ही बैंक है, इसके अलावा सेंट्रल बैंक कोई और नहीं है, जिसका नाम है आरबीआई। सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग, सेंट्रल बैंक के अलावा कोई भी नोट इशू नहीं कर सकता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये आ सकता है इसमें से, ठीक है। अगर इसमें से आता है तो डायरेक्टली 6 नंबर का नहीं, पार्ट्स में पूछा जाता है। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? एक तो एक इकलौता बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट, यही एक इसके पास ही ये करेंसी अथॉरिटी फंक्शन है, मतलब इसके पास ही सिंगल पावर है, ये नोट इशू कर सकता है और कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। क्योंकि ये नोट इशू कर सकता है इसलिए ये मनी की सप्लाई को भी मार्केट में कंट्रोल कर सकता है। और ये इस प्रोसेस को, थर्ड पॉइंट जो है उसको एज आ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी कंट्रोल भी यूज़ करता है। तो हम आगे पढ़ेंगे, वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब वो उसमें से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें, एक तो मनी कंट्रोल कैसे करता है कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक, और दूसरा है मनी क्रिएट कैसे करता है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो ये कभी कभार ये मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक 6 नंबर का एज इट इज़ पूछ लिया जाता है, ठीक है। वो आगे बात करेंगे। इंडिया में हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इंग्लैंड में है बैंक ऑफ इंडिया और यूएसए में है फेडरल रिजर्व सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का वो है बैंक ऑफ इशूइंग नोट। बैंक ऑफ इशूइंग नोट मतलब ये इकलौता ऐसा बैंक है जो कि
नोट इशू करता है। बैंक ऑफ इशूइंग नोट, इट हैज़ मोनोपोली राइट टू इशू नोट, ऑल्सो कॉल्ड, इसी फंक्शन को हम करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी बोलते हैं। ये टर्म आप याद रखना, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन। एग्ज़ाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, तो उसमें आप बताओगे सेंट्रल बैंक हैज़ मोनोपोली राइट टू इशू नोट्स। ठीक है, तो पहला क्या है, ये तो अभी हमने पढ़ ही लिया, सेंट्रल बैंक का फंक्शन। दूसरा, इट इज़ बैंकर टू द गवर्नमेंट। क्या बताया था मैंने, कॉमर्शियल बैंक के बारे में बताया था कि कॉमर्शियल बैंक हमारे लिए बैंक की तरह काम करता है। ऐसे ही जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए और कॉमर्शियल बैंक के लिए बैंक की तरह काम करता है। तो गवर्नमेंट के लिए कैसे करता है ये बैंक की तरह काम? एज अ बैंकर गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं उन्हें मैनेज करता है, मैनेजेस द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। और एज अ एजेंट जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है उनको सेल एंड परचेज करता है, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटी को सेल करता है और परचेज करता है। सिक्योरिटी मीन्स शेयर। ठीक है, ये आपको पता होगा, अकाउंट्स में आप पढ़ रहे होगे कि शेयर का मतलब क्या है। फाइनेंशियल एडवाइज़र, अब गवर्नमेंट नई नई पॉलिसीज़ लेके आती रहती हैं। ठीक है, जैसे अभी ये कोविड-19 की सिचुएशन थी, तो इस सिचुएशन में क्या करा, गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई, जैसे अभी आपको इंडिया के ही प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। ठीक है, तो ये अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नई नई पॉलिसीज़ के बारे में एडवाइस करता है आरबीआई गवर्नमेंट को। तो जो आरबीआई एडवाइस करता है तो उसी के बेसिस पे जो गवर्नमेंट होती है वो पॉलिसीज़ फ्रेम करती है। ठीक है, नेक्स्ट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब ये मैंने आपको इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, वैसे इसके नोट्स हैं, मैं आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई का अकाउंट और आरबीआई का अकाउंट, सॉरी पीएनबी का अकाउंट आरबीआई में है, मतलब दोनों के अकाउंट जो हैं वो आरबीआई में है। ठीक है, और एसबीआई को पीएनबी को देने हैं ₹10,000 और पीएनबी को एसबीआई को देने हैं ₹15,000। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग एंड इंस्टेड ऑफ एसबीआई गिविंग 10,000 टू पीएनबी एंड इन रिटर्न पीएनबी is giving 15,000 rupees to SBI, what will happen is that RBI just transfer 5,000 amount in the account of SBI। ठीक है, क्या होगा, आरबीआई क्या करेगा, क्योंकि दोनों के अकाउंट जो हैं वो एसबीआई पीएनबी के अकाउंट आरबीआई के पास है, वो डायरेक्टली क्या करेगा, 5,000 रुपये एसबीआई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब जो अननेसेसरी ट्रांजैक्शन थी वो अवॉइड कर लिया। एक बार इसको दोबारा से समझ लेते हैं गाइस, कि दोनों के अकाउंट एसबीआई और पीएनबी के दोनों के अकाउंट कहाँ पे हैं, आरबीआई में। एसबीआई को पीएनबी को देने हैं 10,000 रुपये और पीएनबी को एसबीआई को देने हैं 15,000 रुपये। तो ज़्यादा किसको देने हैं, 5,000 ज़्यादा किसको देने हैं, पीएनबी को। तो वो डायरेक्टली सॉरी 5,000 रुपीज़ एसबीआई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये हो गया क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बता रखा है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। अब ये एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। गाइस कभी कभार क्या होता है, जैसे आपने सुना भी होगा बहुत बैंक्स के बारे में कि इस बैंक का दिवालिया निकलने वाला है। तो क्या एक्चुअल में उसका दिवालिया निकलने वाला होता है? नहीं। क्या होता है कि कभी कभार बैंक के थोड़ी बहुत कुछ सिचुएशन ख़राब होती है, तो मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव बैंक होते हैं वो ऐसी न्यूज़ उड़ाने की कोशिश करते हैं कि ये बैंक जो है बैंकक्रप्ट होने वाला है। ठीक है, तो फिर जनरल पब्लिक जो होती है वो क्या होती है, टेंशन में आ जाती है। अब इस एग्जाम्पल को समझेंगे, इस एग्जाम्पल से ही सब समझ आएगा लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट वाला पॉइंट। तो अब पब्लिक टेंशन में आ जाती है और वो जाकर बैंक से अपना पैसा निकालना स्टार्ट करने लग जाती है। अब जो सिचुएशन नहीं होने वाली होती है, क्योंकि भाई कॉमर्शियल बैंक जो है उसने तो पैसा इधर उधर लगा रखा है अपने पास, कैश तो वो बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड है उस हिसाब से रखेगा। ठीक है, उसने सारा पैसा इधर उधर इन्वेस्ट कर रखा होता है। तो जो सिचुएशन की अफवाह उड़ी थी, अब एक्चुअल में वही सिचुएशन होने लग जाती है कि उसको बिल्कुल एकदम कैश ख़त्म होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि सारी पब्लिक इकट्ठे आ गई पैसा मांगने के लिए। तो उस केस में उसे जब कहीं से मदद नहीं मिल रही होती है, उसे किसी कॉमर्शियल बैंक को जब कहीं से भी मदद नहीं मिल रही होती है,
तो वो क्या करता है, सेंट्रल बैंक के पास जाता है कि भाई मेरे, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, अब तुम ही मेरे मालिक हो, तुम ही मुझे बचा सकते हो, तुम ही मुझे कुछ पैसे दो, ठीक है। तो lender of the last resort, central bank act as a lender of the last resort to cope up with the situation of crisis of confidence in commercial bank। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा अगर नहीं आया तो दोबारा इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट बता रखा है कस्टेडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ये मैनेज फ्लोटिंग जो वर्ड है हम ये बाद में पढ़ेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये स्पेशल टर्म में मैंने ये मेंशन कर रखा है। अभी इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही समझ लीजिए आप, कस्टेडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे बोल रखा है कि जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास एज अ कस्टडी में रखता है। ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग हम चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो मैनेज फ्लोटिंग टर्म है ये एक चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज, उससे बिल्कुल लिंक्ड है। नेक्स्ट बता रखा है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अब कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। कैसे, मनी जो सप्लाई है उसको डिफ्लेशन इन्फ्लेशन के केस में इंक्रीज डिक्रीज करके। ये भी हम जो है अभी तो सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पूछा जाता है ये, ठीक है। तो क्या बोल रखा है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ क्रेडिट ड्यूरिंग द डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन एज द केस में भी जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करेगा क्रेडिट। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इस पॉइंट के बारे में। जैसे अगर डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन का मतलब समझिए कि मार्केट में पैसा नहीं है, तो सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए, पैसा उतारना है मार्केट में। क्यों, क्योंकि जब पैसा नहीं है तो मार्केट में पैसा लाने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगी, क्रेडिट को इंक्रीज कर देगी, ठीक है। तो क्या बोल रखा है, इंक्रीजिंग इन केस ऑफ डिफ्लेशन, ठीक है, और डिक्रीजिंग इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या है, इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्केट में बहुत पैसा होता है और जो सेंट्रल बैंक है उसको पैसा क्या करना पड़ता है, उसको पैसा कम करना है, तो वो क्या करेगी, क्रेडिट को कम कर देगी। फिर नेक्स्ट बता रखा है सेवेंथ फंक्शन, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी, एज अ बैंकर सेंट्रल बैंक कैसे काम करता है और एज अ सुपरवाइज़र सेंट्रल बैंक कैसे काम करता है। तो देखो, कॉमर्शियल बैंक एज अ बैंक हमारे लिए कैसे काम करता है, दो फंक्शन उसके बताए थे मैंने, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। सिमिलरली सेंट्रल बैंक भी कॉमर्शियल बैंक के लिए एज अ बैंकर काम करता है बाय एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड लेंडिंग लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। अब एज अ सुपरवाइज़र ये देखता है सेंट्रल बैंक की जो कॉमर्शियल बैंक ने, मतलब जो सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई है, उसने जो भी पॉलिसीज़ निकाली हैं, जो भी उसने बोला है कि एसएलआर इतना होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना रखना चाहिए आपको मनी में, मतलब क्रेडिट इन्फ्लेशन के टाइम पे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करिए, तो उसको कॉमर्शियल बैंक कंप्लाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो दो फंक्शन आपको समझ आ गए होंगे सेंट्रल बैंक के, कि एज अ बैंकर वो कॉमर्शियल बैंक के लिए कैसे काम करता है और एज अ सुपरवाइज़र कॉमर्शियल बैंक के लिए कैसे काम करता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जो है हमारे सेंट्रल बैंक के फंक्शन कंप्लीट हो गए हैं, बहुत ही फास्ट ट्रैक में हमने समझे। कॉमर्शियल बैंक के दो फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, और सेंट्रल बैंक के 7 फंक्शन हैं, ठीक है। अब क्या, नेक्स्ट जो टॉपिक है, हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब 100% चांसेस नहीं, 100% एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई, तो इंस्ट्रूमेंट बता रखे हैं इसमें, अभी ओवरव्यू ले लेते हैं, डिटेल में हम दोबारा इसी चार्ट को दोबारा नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, ठीक है। पहली जो स्लाइड होगी वो इसी टेबल के बारे में होगी। तो दो इंस्ट्रूमेंट हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो सेलेक्टेड सेक्टर पे फोकस करता है, और जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो सेलेक्टेड नहीं, वो हमारी पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए है ये इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये केवल सिर्फ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशन के लिए है। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में 3 पॉइंट्स बता रखे हैं,
कुछ कुछ बुक में ये ओपन मार्केट ऑपरेशन वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने अलग से दिखा रखा है ये। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, 2 पॉलिसी रेट्स, 2 पॉलिसी रेशोज़। 2 पॉलिसी रेट्स बैंक रेट हो गया और एक हो गया रेपो रेट, और 2 पॉलिसी हो गया CRR एंड SLR। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गया आपके 3 मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मॉरल सुएसन। ठीक है, ये जो हम टॉपिक है ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। और बहुत ही जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है हमारी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है, और इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब नेक्स्ट क्लास और उससे आगे आने वाली क्लासेस सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।